जब फरवरी के अंत में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो पूरी दुनिया के हाथ पांव फूल गए। समंदर का वो अकेला रास्ता जहां से दुनिया भर के 20 से 30% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, वो अचानक रातों रात जीरो हो गई। वेस्ट एशिया संकट के गहराने के साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सप्लाई बंद हो जाने से दुनिया भर में हाहाकार मच गया। लेकिन अपनी जरूरत के 85% से ज्यादा कच्चे तेल को इंपोर्ट करने वाला भारत शांत और स्थिर था। जब ये कहा जा रहा था कि भारत इस ग्लोबल संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तब भारत ये सुनिश्चित करने में जुटा था कि इस ग्लोबल संकट के बावजूद देश के हर उपभोक्ता को सप्लाई की कोई कमी न हो और ग्लोबल महंगाई के असर से आम नागरिक, खास तौर पर गरीब और कमजोर वर्गों के परिवार सुरक्षित रहें। जब कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात 50% तक बढ़ गईं, कहीं राशनिंग शुरू हो गई तो कहीं फ्यूल के लिए लंबी लंबी लाइनें, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत इस गंभीर संकट का सामना करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो गया। लोगों को डराने की कोशिश हुई, अफवाहें फैलाई गईं, राजनीतिक खेल भी खेले गए, लेकिन सरकार के साथ नागरिकों की एकजुटता, मजबूत ऊर्जा नीति और सरकार के कुशल प्रबंधन के सामने तमाम देश विरोधी साजिशें असफल हो गईं। 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। आज जबकि इस गंभीर ग्लोबल क्राइसिस का सबसे चुनौतीपूर्ण समय गुजर चुका है, सरकार की वही रणनीति अब भी सफलतापूर्वक कायम है। आज स्थिति यह है कि हमारे सभी भंडार भरे हुए हैं, देश का हर पेट्रोल पंप चालू है, हर एलपीजी उपभोक्ता के किचन से गर्मा गर्म खाने की सुगंध उठ रही है और दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारतीय नागरिकों ने पेट्रोलियम और एलपीजी पर सबसे कम एक्स्ट्रा खर्च किया है। ये है दास्तान संकट का सामना करने के लिए नागरिकों की एकजुटता की। ये है अद्भुत मिसाल सरकार पर नागरिकों के अटूट भरोसे की। ये है कमाल की कहानी संकट में भारतीय डिप्लोमेसी की जीत की। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब भी कोई बड़ा संकट हमारी राह रोकता है, तब पूरा देश एकजुट होकर रास्ते की उस बाधा को हटाने में जुट जाता है। सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट ऐसी ही एक बड़ी बाधा थी, जिसे सरकार के साथ एकजुट देश के 140 करोड़ नागरिकों ने दूर करके दिखा दिया है। सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट विकसित होते भारत का एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें से विजयी होकर भारत ने दुनिया भर में अपने बुलंद हौसले और सुदृढ़ इच्छा शक्ति की धाक जमा दी है। थर्सडे थ्रिलर के आज के विशेष एपिसोड में पेश है सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर भारत की विजय की महागाथा। देश के करोड़ों घरों में सुबह की शुरुआत एलपीजी चूल्हा ऑन करने से होती है। बच्चों को स्कूल जाना हो या आपको ऑफिस, हमें पेट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की मदद लेनी पड़ती है। एयर ट्रैवल के लिए तो स्पेशल पेट्रोलियम फ्यूल चाहिए और हमारी दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए हमें बेहतर जीवन के लिए बिजली चाहिए, जो बनती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। हमारे पास कच्चे तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं, इसलिए हमें अपनी कुल जरूरत का 85% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विदेशों से खरीदना पड़ता है। और ये गैस, पेट्रोलियम, कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं। अब अगर भारत को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की ये सप्लाई बंद हो जाए, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था, तो क्या होगा? आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब है कि कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग डराने की कोशिश करेंगे, अफवाहें भी फैलाएंगे, लेकिन इन सब का भारत की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 140 करोड़ नागरिकों का सुदृढ़ भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का
समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। लीडरशिप की असली पहचान संकट के समय ही होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक संकटों में भारत की लीडरशिप का लोहा दुनिया में बार बार मनवाया है। ऐसा ही सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट तब सामने आया पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान, जब फरवरी के अंत में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया तो भारत समेत दुनिया भर के पेट्रोलियम और गैस से लदे जहाज फंस कर रह गए। दुनिया की 30% एनर्जी सप्लाई ठप हो गई। विदेशों में हाहाकार मच गया, लेकिन भारत न घबराया और न ही उसने घर में कोई कमी होने दी। तब सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि भारतीय नागरिकों, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों को सप्लाई और कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी के असर से बचाया जाए। आखिर भारत ने सदी के सबसे बड़े संकट की चुनौतियों का सामना कैसे किया? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। चुनौती नंबर 1, एलपीजी संकट। देश अपनी कुल जरूरतों की करीब 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए इंपोर्ट की जाती है। लेकिन पश्चिम एशिया में भड़के युद्ध ने फरवरी के अंत में इस सप्लाई को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया गया। हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर ना पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन को बढ़ाने का देशव्यापी अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस और पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात इस कदर गंभीर थे कि एलपीजी के एक सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपए तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स भी यही आंकलन कर रहे थे। लेकिन भारत में कीमतें स्थिर रखी गईं और अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपए से भी कम कीमत में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 रुपए से भी कम में पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये इस बात की मिसाल है कि हमारी सरकार संकट में भी कितनी संवेदनशीलता से काम करती है। चुनौती नंबर 2, पेट्रोलियम संकट। युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था। लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गईं, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। मार्च में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की।
ये नागरिकों को महंगाई से बचाने का बहुत बड़ा कदम था। फिर एक ऐसा समय भी आया जब कच्चे तेल की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थीं और पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को हर दिन 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने लगा। इसी दौरान अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ गईं। ब्रिटेन में पेट्रोलियम की कीमतों में लगभग 20% और यूरोप के कई देशों में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन सरकार की सूझबूझ से भारत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग 7% तक ही सीमित रही। पिछले 3-4 महीनों में जब विश्व भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से कई दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्शन हुई, क्योंकि 20 से 30% एनर्जी सप्लाईज वहां से आती हैं, पर आपने जो निर्णय लिए, हमारे 1,07,000 आरओज या पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ, कहीं भी ड्राई आउट्स नहीं हुए। चुनौती नंबर 3, अफवाहें और निराधार आशंकाएं। एक तरफ सरकार देश के नागरिकों को महंगाई से बचाने और पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रही थी, और वहीं दूसरी ओर राष्ट्र विरोधी तत्व सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और लोगों को डरा धमकाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे थे। अफवाह फैलाई गई कि भारत के पास बस 5 से 10 दिन का ही ऑयल रिजर्व बचा है। ऐसी ही सोशल मीडिया में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश की गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए से 12 रुपए 50 पैसे तक की बढ़ोतरी होने वाली है। राष्ट्र विरोधी तत्वों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाकर समाज में घबराहट फैलाने की कोशिश की कि देश में एलपीजी और पीएनजी की शॉर्टेज होने वाली है। संकट में फायदा उठाने वाले स्वार्थी तत्वों ने ऐसा ही एक और झूठ फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की कि सारे पेट्रोल पंप अब संडे को बंद रहेंगे। राष्ट्र विरोधियों ने अफवाहों से लोगों को भ्रमित कर देश में अस्थिरता फैलाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सदी के सबसे बड़े संकट से लड़ने के लिए सरकार के साथ एकजुट नागरिकों ने ऐसी सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। चुनौती नंबर 4, फर्टिलाइजर संकट। वेस्ट एशिया क्राइसिस और यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर सप्लाई भी प्रभावित हुई और इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की एक बोरी की कीमत 3000 रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। लेकिन सरकार ने देश के किसानों के लिए फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी और इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई की आंच हमारे किसानों तक नहीं पहुंचने दी। सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल मार्केट से यूरिया की एक बोरी 3000 रुपए में खरीद कर किसानों को मात्र 300 रुपए में उपलब्ध करवाई। सरकार ने महंगाई का दबाव खुद पर वहन किया और सब्सिडी दी। फर्टिलाइजर की जो सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई थीं, सरकार ने उसके लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी, दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। भारत की डिप्लोमेसी का जलवा। युद्ध के चरम पर जब हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं निकल रहा था, तब भारत के 1 दर्जन से ज्यादा एलपीजी टैंकर जहाज बिना किसी टोल शुल्क के सुरक्षित बाहर निकाले गए। ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी संख्या थी। दरअसल ईरान के साथ भारत सरकार का संवाद लगातार जारी रहा, जिससे विश्वास बना रहा और भारत अपने जहाजों को बिना अतिरिक्त शुल्क के सुरक्षित हॉर्मुज से निकालने में सफल रहा। यानबू तथा फुजेराह बंदरगाहों के माध्यम से रेड सी मार्ग पर जहाज से जहाज, शिप टू शिप स्थानांतरण किया गया। नए कार्गो लाने के लिए जहाजों को हॉर्मुज के भीतर भेजा गया और अल्जीरिया, जापान तथा कनाडा जैसे देशों के साथ नए आपूर्ति मार्ग स्थापित किए गए। भारत ने खाड़ी क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगहों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की। कच्चे तेल के आयात स्रोतों का विस्तार 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक करना, आयात टर्मिनलों की संख्या दोगुनी करना, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार और रणनीतिक भंडार तैयार करना, ये सभी कदम तब बेहद प्रभावी साबित हुए जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही
ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। सप्लाई के डाइवर्सिफिकेशन, रणनीतिक भंडारण, घरेलू प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, सक्रिय डिप्लोमेसी और समयबद्ध सरकारी फैसलों ने ये सुनिश्चित किया कि वैश्विक संकट का बोझ आम भारतीय परिवार पर कम से कम पड़े। दुनिया भर में क्रूड के दाम $70 से बढ़ के 120 गए। कई जगह में 40 से 50% पेट्रोल पंप पे दाम बढ़े, पर आपने ये हमारे जो कंज्यूमर है भाई और बहनों, उनको ये इसका सामना नहीं करना पड़ा। सरकार की इन्हीं लगातार कोशिशों के कारण आज संकट के समय भारत ने सफलता की एक शानदार मिसाल पेश की है। यही वे कारण थे जिनकी बदौलत भारत में एनर्जी सप्लाई निर्बाध बनी रही और देश की रफ्तार थमी नहीं। इसी के साथ भारत दुनिया को ये स्पष्ट संदेश देने में भी सफल रहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है और हमारी सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्याओं को टालते नहीं बल्कि स्थायी समाधान करते हैं। देश को भविष्य में कभी बड़ी ऊर्जा समस्या का सामना न करना पड़े, सरकार इसके लिए ठोस उपाय कर रही है। हाल ही में सरकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ 30 बिलियन बैरल के ऑफशोर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए MOU साइन किया है। खास बात यह है कि अमेरिका में पिछले 50 साल में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है और यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, लेकिन भारत अपनी ऑयल रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। आज स्थिति यह है कि रूस भारत से पेट्रोलियम खरीद रहा है। हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि काम बोलता है।